हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IL फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 2 आपके लिए लेके आए हैं। तो पिछले टॉपिक्स में या पिछले वीडियो में कहें तो हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया था। हमने कुछ बेसिक्स देखे थे, हमने सिस्टम की डेफिनेशन देखी थी, सराउंडिंग्स के बारे में समझा था, और हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम्स कितने होते हैं वो देखा था, और साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अभी आज भी हम कुछ बेसिक्स और डिस्कस करेंगे जो कि थर्मोडायनेमिक्स में हमारे लिए पूरी थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच में बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आपने सुना होगा जीरोथ लॉ की, ठीक है। कि अगर मैं आपको बोलूं तो ये एक बहुत कॉमन सा लॉ सबने सुना होता है जिसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कॉमन भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, यानी आपको इसको समझना हर हाल में है। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं, खाली रटते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आप तभी समझ पाएंगे, यानी अगर मैं कहूँ कि टॉपिक ज़रूर मेन ये है कि व्हाट इज़ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन इसको समझने से पहले आपको इक्विलिब्रियम के बारे में समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंस आती है। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन या कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, तो आप याद रखिएगा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, साम्य अवस्था, जिसको आप हिंदी में कहते होंगे इक्विलिब्रियम। तो जनरली अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो ये क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि कितने टाइप्स के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैं एक एक करके इनके बारे में डिस्कस भी आपको कर दूंगा, आप नोट डाउन करते जाइएगा। दूसरा होता है केमिकल, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें कि कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहीं पर भी एग्जिस्ट करेगा तो इन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑल फोर्सेज मस्ट बी बैलेंस, ठीक है। तो अगर मैं इसके की पॉइंट की बात करूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। ऑल फोर्सेज मस्ट बी बैलेंस्ड, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी निकाय में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा कि वहाँ पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, बैलेंस कंडीशन में होंगे। तो किसी सिस्टम में अगर आपके क्या है ऑल फोर्सेस बैलेंस कंडीशन में है, तो आप समझ जाइए वहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम द कंपोजिशन ऑफ सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इसका जो की पॉइंट है वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। यानी यहां पर क्या होगा कि कहीं पर भी केमिकल इक्विलिब्रियम अगर आपका एग्जिस्ट करेगा तो उसमें क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जो भी सिस्टम होगा उसका जो भी कंपोजिशन होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस प्रकार का जो इक्विलिब्रियम बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी है, सबसे इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इस टाइप के इक्विलिब्रियम में, ठीक है, क्या होगा कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है कि जो भी इसका टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि थर्मल इक्विलिब्रियम कहीं पर भी एग्जिस्ट करेगा तो जो पूरा सिस्टम होगा उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जनरल इक्विलिब्रियम का क्लासिफिकेशन हम 3 प्रकार से करते हैं, या तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा कहीं पर, या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। अगर कहीं पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है तो ऑल फोर्सेज मस्ट बी बैलेंस्ड, यानी वहाँ पर उसके जितने भी फोर्सेज होंगे वो बैलेंस कंडीशन में होंगे। कहीं पर केमिकल इक्विलिब्रियम है तो उसमें जो भी कंपोजिशन, जो पूरे सिस्टम का कंपोजिशन होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जो थर्मल इक्विलिब्रियम बनेगा तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसमें क्या होगा कि जो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तभी उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। और यही थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे लिए कहाँ पर यूजफुल होगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया कि थर्मल इक्विलिब्रियम के अलावा भी कुछ और इक्विलिब्रियम होते हैं जो कि मैकेनिकल और केमिकल है, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहले मैं इसको बता देता हूँ, फिर ये भी आपको बताऊंगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है
कि वाई इट इज़ कॉल्ड जीरोथ लॉ, इसको जीरोथ लॉ ही क्यों बोलते हैं, इसका नाम जीरोथ क्यों पड़ा, ठीक है, क्या किसी साइंटिस्ट का नेम है या कोई और रीज़न है, वो भी अभी हम देखेंगे। पहले हम इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ देयर आर, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर इसको समझेंगे। इफ़ देयर आर 3 सिस्टम्स सपोज दैट ए बी सी, 3 सिस्टम आप मान लीजिए ए बी सी इन सच अ वे दैट सिस्टम ए एंड बी आर separately in thermal equilibrium with system C, then system A and B also be in thermal equilibrium. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ, या आप कह सकते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है जीरोथ लॉ का, कि इफ़ देयर आर 3 सिस्टम्स ए बी सी इन सच अ वे दैट सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए सिस्टम सी, देन सिस्टम ए एंड बी आर ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको समझना कैसे, ये तो किताबी बात हो गई, आप इसको ऐसे समझिए। सपोज दैट मैं आपको एक डायग्राम से अगर समझाना चाहूँ तो आपको क्या ज्यूम करना है कि मान लीजिए कि आपके पास 3 सिस्टम है और वो कुछ इस प्रकार से हैं। सपोज दैट एक सिस्टम आपके पास ए है, एक सिस्टम आपके पास बी है, ठीक है, और एक सिस्टम हमारे पास एक सी है, ठीक है। सपोज दैट ये 3 सिस्टम हमारे पास है, और जो डेफिनेशन है या स्टेटमेंट है इस लॉ का वो ये कह रहा है कि सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, यानी सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और साथ ही साथ सिस्टम बी भी सिस्टम सी के साथ सेपरेटली लिखा है ना, यानी ये अलग अलग तरीके से सिस्टम ए और सिस्टम सी क्या है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, साथ ही साथ सिस्टम बी और सिस्टम सी भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। देन क्या होगा, तो इस कंडीशन में सिस्टम ए और भी आपस में क्या हो जाएंगे, अगर ऐसी स्थिति होगी वो थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि पहले ए और बी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, लेकिन ऐसी स्थिति होने पर ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो जीरोथ लॉ है वो क्या इम्प्लाइज करता है कि इफ़ देयर आर 3 सिस्टम्स ए बी सी इन सच अ वे कि अगर आपका कोई सिस्टम ए है वो सी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, देन ए और बी भी आपस में क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। दिस इज योर जीरोथ लॉ, ठीक है। अब बात यह आती है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हम समझ लेते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोथ लॉ। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इसका भौतिक दृष्टि से महत्व क्या है जीरोथ लॉ का। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट यहां पर याद रखिएगा, जीरोथ लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि भौतिक दृष्टि से महत्व क्या है कि जो जीरोथ लॉ होता है वो किसका कॉन्सेप्ट देता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर लेके आता है। यानी तापमान की अवधारणा का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही निकल के आया। तो ये इसका क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, जीरोथ लॉ से ही ओरिजिनेट हुआ। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोथ लॉ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ व्हाई इट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ, ठीक है। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था कि जीरोथ लॉ के आने से पहले फर्स्ट लॉ आ चुका था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आ चुका था, ठीक है। अब उसके बाद जीरोथ लॉ के बारे में लोगों को पता चला, यानी टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जब निकल के आया। अब आप देख रहे हैं कि क्या टेम्परेचर की अवधारणा के बिना आप फर्स्ट लॉ को या उसकी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं या सेकंड लॉ के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी मेन इंपॉर्टेंस किसकी है, टेम्परेचर की है। तो जब तक आप टेम्परेचर को प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक आपके ये दोनों लॉ क्या हैं, यूजलेस है, ठीक है। तो इसी वजह से अब समस्या ये आई कि फर्स्ट लॉ का तो नामकरण किया जा चुका था,
सेकंड लॉ का भी नामकरण किया जा सकता था। अगर हम इसको थर्ड लॉ बोलते, क्या वो जस्टिफाई होता हमारे लिए? अगर हम इसको थर्ड लॉ बोल देते कि ये जो जीरोथ लॉ पढ़ रहे हैं उसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता, तो वो जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर की अवधारणा निकल के आ रही है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बता रहा है, और वही टेम्परेचर पूरी थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से इसको नंबर क्या दिया गया? 0 नंबर दिया गया। एक्चुअल में जीरोथ लॉ का सेंस ही है, ये इस तरीके से लिखा गया, क्योंकि 1 नंबरिंग हो चुकी थी, 2 नंबरिंग हो चुकी थी, तो अब नंबरिंग पे बाद में रखना हमारे लिए जस्टिफाई नहीं हो रहा था, इसीलिए उसको उससे प्रायोरिटी के लिए 0 नंबर दिया गया, जीरोथ लॉ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जीरोथ लॉ क्या होता है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है वो है डेफिनेशन ऑफ हीट के बारे में। व्हाट इज हीट? काफ़ी सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि हीट क्या होती है, ठीक है। तो देखिए हीट की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट, ठीक है। ऊष्मा क्या है कि जब भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगा, एक प्रकार की एनर्जी है वो, लेकिन वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से होना जरूरी है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर एनर्जी का ट्रांसफर है तभी आप उसको क्या कहेंगे? ऊष्मा कहेंगे, हीट कहेंगे, ठीक है। तो हीट की डेफिनेशन क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। यानी सिंपल और साधारण शब्दों में अगर हम कहें कि तापमान की भिन्नता की वजह से या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर, ठीक है, या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड हीट। यानी ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ये स्टेटमेंट आपने कई बार देखा होगा, लेकिन वो कोई भी ऊर्जा ऊष्मा तभी बनेगी जब उस ऊर्जा का स्थानांतरण किसकी वजह से होगा? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा। अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है या उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या नहीं कह सकते? हीट नहीं कह सकते, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, हीट इज बेसिकली एनर्जी। तो लेकिन वो किस टाइप की एनर्जी है? तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? हीट बोलेंगे, ठीक है। अब हम जब हमने हीट की बात की है तो इसकी यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हमें हीट के बारे में पढ़ना ही है। तो इसकी अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? आई होप आप सबको पता होगा ऐसा यूनिट क्या है। इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल, ठीक है। और इसके अनदर यूनिट भी आप याद रखिएगा, हम जूल के अलावा यहाँ पर एक अनदर यूनिट भी यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं, ठीक है। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है? 4.18 जूल होता है, ठीक है। ये रिलेशन भी आप याद रखिएगा, राउंड फिगर में हम इसको 4.2 भी ले लेते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि व्हाट इज हीट? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। यानी ऊष्मा किसे कहेंगे? तो अगर ऊर्जा का स्थानांतरण आपका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? ऊष्मा कहेंगे। और फिर इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल, और इसकी अनदर यूनिट क्या है? कैलोरी या किलो कैलोरी। किलो कैलोरी तो आप समझ ही रहे हैं, उसको अगर हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलो कैलोरी बन जाएगा। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है? 4.18 जूल होता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंपेरिजन आ जाता है किसमें? हीट और वर्क में। ये आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन पढ़ते हुए अपने आप आ जाना चाहिए था। अभी जैसे मैंने एक स्टेटमेंट का जिक्र किया, स्टेटमेंट का जिक्र मैंने क्या किया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा है या कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ये भी आप पढ़ते होंगे। तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? तो इसीलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कंपेरिजन। किस किस का कंपेरिजन करना होता है हमें? कंपेरिजन ऑफ हीट एंड वर्क, ठीक है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जब भी कंपैरिजन की बात हम करते हैं, क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जाता है हम उसका आंसर वैसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ वो डिफरेंस नहीं पूछ रहा है। काफ़ी सारे बच्चे इसमें क्या करके आते हैं? अंतर लिख के चले आते हैं। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलनात्मक अध्ययन, यानी आपको तुलना करनी है। और तुलना कैसे हो सकती है? समानता के रूप में भी हो सकती है और असमानता के रूप में भी हो सकती है। तो हमें यहाँ दोनों चीज़ें डिस्कस करनी है कि इसमें सिमिलरिटीज़ क्या होंगी और इसकी क्या होंगी? डिफरेंसेस क्या होंगे। तो एक तरफ मैं अगर बात करूं सिमिलरिटीज़ की और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस की, ठीक है। तो अगर मैं टेबल की फॉर्म में आपको बताना चाहूं कि हीट और वर्क में सिमिलरिटी क्या है, तो सिमिलरिटी में पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? हीट एंड वर्क बोथ, ये दोनों के दोनों आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस,
यानी ये किसी भी हाल में प्रोसेस से अलग नहीं हो सकती, ये प्रोसेस का ही पार्ट है। दोनों हीट भी हो और वर्क भी, दोनों प्रोसेस के साथ क्या रहते हैं, एसोसिएट रहते हैं। ये पहली समानता है दोनों। दूसरी क्या है, बोथ आर, दोनों के दोनों, यानी हीट एंड, अभी हम समानता की बात करें तो बोथ आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। ये वर्ड्स आप याद रखिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पे पूरा आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है हमें पूरी थर्मोडायनेमिक्स में। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं। अभी आप याद रखिए कि ये दोनों कैसे डिफरेंशियल होते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्ट क्या होता है और इनएग्जैक्ट क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि हीट और वर्क में समानता क्या है, हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो पहले हम समानता की बात करें तो हीट एंड वर्क बोथ आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, यानी प्रोसेस का पार्ट होंगे दोनों, ये समानता है। दूसरी समानता क्या है कि बोथ आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, दोनों कैसा डिफरेंशियल बनाते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाते हैं। डिफरेंस की अगर हम बात कर लें तो पहला डिफरेंस क्या है, हीट का ट्रांसफर केवल, अब जैसे मैंने आपको बताया, देखिए वर्क में एनर्जी का ट्रांसफर किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन हीट में एनर्जी का ट्रांसफर केवल तभी होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हीट कैन बी ट्रांसफर only if there is a temperature difference। ठीक है, यानी समझिए कि हीट तभी ट्रांसफर होगी जब वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जबकि कार्य के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे तो ये एक डिफरेंस पॉइंट हो गया। सेकंड डिफरेंस पॉइंट क्या है, अगर हम बात करें कि इन ए स्टेबल सिस्टम, अगर कोई स्टेबल सिस्टम है, इन ए स्टेबल सिस्टम, ठीक है, देयर इज नो नेट वर्क डन। ठीक है, वहां पर कोई भी नो नेट वर्क डन होता है, बट देयर इज हीट एक्सचेंज। यानी मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि अगर कोई स्टेबल सिस्टम आपका बन रहा है तो किसी स्टेबल सिस्टम में आपका वहां पर नेट वर्क डन जीरो हो सकता है, लेकिन हीट का ट्रांसफर वहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट में जरूर होगा, हीट ट्रांसफर जीरो नहीं हो सकती। तो एक डिफरेंस पॉइंट ये है, यानी आप कह सकते हैं कि स्टेबल सिस्टम में वर्क डन तो जीरो हो सकता है लेकिन हीट का ट्रांसफर जीरो नहीं हो सकता। तो एक डिफरेंस पॉइंट ये आया। और दूसरा डिफरेंस पॉइंट मैंने आपको बताया कि हीट का ट्रांसफर केवल तभी होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जबकि कार्य के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। सिमिलरिटीज़ भी मैंने आपको बता दी कि दोनों प्रोसेस के साथ एसोसिएट रहते हैं और दोनों क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाते हैं। तो एक कंपैरेटिव स्टडी होती है हीट और वर्क की। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो हमें लाइफ टाइम याद रखनी है, वो है साइन कन्वेंशन। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ही गलती करते हैं और ज़िंदगी भर उनको कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक किस चीज़ के लिए है, साइन कन्वेंशन के लिए, यानी चिन्ह परिपाटी के लिए। और ये मैं आपको पूरी थर्मोडायनेमिक्स ट्रिक की फॉर्म में ही पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, तो आप आने वाले वीडियोस में देखेंगे आपके लिए नई नई ट्रिक्स आएंगी जिससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हीट एंड वर्क के लिए, जो वर्क डन भी कहते हैं हम जिसको, ठीक है, हीट एंड वर्क डन के लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो आप उसको धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा, आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। या किसी सिस्टम के द्वारा ऊष्मा दी जा रही है या किसी सिस्टम के द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जा रही है तो हम उसको धनात्मक लें, ऋणात्मक लें, ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में जरूर आते होंगे। ठीक है, कि कहाँ धनात्मक ली जाएगी, कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, जैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, ऊष्मा छेपी है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। आप जनरली कन्फ्यूजन हमें तब होता है जब हम दोनों चीज़ें पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप एक ही सेंस को समझेंगे, ठीक है, तभी आप उसको समझ पाएंगे कि जब आप एक ही चीज़ को याद रखेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये होगा या फिर वो होगा। तो आप दोनों को ना पढ़ के एक ही चीज़ को याद रखिए, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट ही होना है। तो आपको क्या याद रखना है, ठीक है, एक ट्रिक याद रखनी है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट। अच्छा, आप सब लोग पॉजिटिव ही रहना चाहते होंगे, कोई ऐसा है जो नेगेटिव रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता होगा, ठीक है, पॉजिटिव रहना भी चाहिए। तो इसके लिए ट्रिक आपको क्या रखनी है, हम तो वैसे भी पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, STWB आपको याद रखना है, और ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। मैं ट्रिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन अभी कर दूंगा आपके लिए। तो हम तो वैसे भी पॉजिटिव, ये इम्प्लाइज क्या कर रहा है, हम तो वैसे भी पॉजिटिव। अब आपको इस ट्रिक को समझना क्या है, ये हम तो क्या बता रहा है, हीट गिवन टू द सिस्टम, और ये WB क्या बता रहा है बेटे, वर्क डन बाय द सिस्टम।
ठीक है, कौन सा, बाय द, यानी निकाय के द्वारा, ये सदैव कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। यानी मैंने आपको क्या बताया, हम तो वैसे भी पॉजिटिव, यानी सेंस दिमाग में आपको कैसे बनाना है कि हम तो वैसे भी पॉजिटिव को आप जिंदगी भर याद रखेंगे। एसटी का मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम, यानी किसी निकाय को दी गई ऊष्मा सदैव धनात्मक ली जाएगी। WB का मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। WB मैंने यहाँ से उठाया हुआ है ट्रिक के लिए, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम याद रखिएगा कि किसी निकाय के द्वारा किया गया कार्य सदैव कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसके अलावा जो भी कंडीशन आएगी ठीक इसकी अपोजिट होगी, यानी वहाँ पर आपको क्या साइन यूज़ करना है, नेगेटिव साइन यूज़ करना है। यानी आप साइन से बना सकते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम ऑलवेज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑलवेज पॉजिटिव। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि मैं इसका अपोजिट पूछता हूँ, हीट गिवन टू द सिस्टम यानी निकाय को दी गई ऊष्मा, इसका अपोजिट क्या होगा बेटे, निकाय के द्वारा दी गई ऊष्मा, यही तो अपोजिट होगा। यहाँ गिवन टू है ना, निकाय को दी हमने, यानी निकाय से प्राप्त ऊष्मा या निकाय के द्वारा दी गई ऊष्मा ऑटोमेटिक कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि आप देख रहे हैं ट्रिक क्या कह रही है, ये तो पॉजिटिव होना है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। दूसरा क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी निकाय के द्वारा किया गया कार्य सदैव धनात्मक होता है। इसका अपोजिट कंडीशन क्या बनेगी, निकाय पर किया गया कार्य, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, वो हमेशा कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होगा, पॉजिटिव। दो ही केस है ना, या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा कि हम तो वैसे भी पॉजिटिव, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, और ये न्यूमेरिकल्स में भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहती है, क्योंकि वहाँ पर प्लस माइनस की वजह से क्या हो जाता है, आंसर हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो हम तो वैसे भी पॉजिटिव, यानी हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑलवेज पॉजिटिव। इसके अपोजिट कंडीशन ऑटोमेटिक आप समझ जाइए, अंडरस्टूड है कि वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। तब तक के लिए थैंक यू।